हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट के फीचर्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की एग्रीकल्चर होता क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करती हैं कंसेप्ट की फीचर्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की। फर्स्ट आता है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना आउटपुट मिल रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के पीछे, यानी कि प्रति एकड़ जो जमीन है उससे हमें कितना आउटपुट मिलेगा, उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी हमारे इंडिया की एज कम्पेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दूसरे एडवांस नेशन थे ना उनके कंपेरेटिवली जो हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही लो थी। जैसे कि हमें इस टेबल के अंदर गिवन भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा इंडिया कितना डाउन लेवल पे था प्रोडक्टिविटी के लेवल में। क्रॉप की बात करें राइस के केस में यहाँ पे इंडिया, चाइना, ब्राजील और वर्ल्ड एवरेज गिवन है। तो इन सब की जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी दी गई है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड ये टन में गिवन है, तो सबसे कम किसका है? इंडिया का ही है। नेक्स्ट वीट के केस में देखें तो वीट के केस में भी सबसे कम प्रोडक्टिविटी इंडिया की ही है। मेज में भी सबसे कम प्रोडक्टिविटी इंडिया की है। तो चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे मेज क्रॉप हो, तीनों ही केस में जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है इंडिया की। लो प्रोडक्टिविटी ही बैकवर्डनेस को बताती है कि हमारा इंडिया पिछड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर है उसी से डिमांड है जो जनरेट होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है तो मतलब कि इंडस्ट्री ग्रोथ भी स्लो होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा और वो उस पैसे से जो कपड़े या मशीनें हैं, टूल्स और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीज़ें खरीदेंगे, जिससे क्या हो कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी और वो तेजी से तरक्की करती जाएगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो जाए तो लोगों के पास पैसा जो नहीं रहेगा और जो इंडस्ट्रियल सामान है उनको भी वो खरीद नहीं पाएंगे, जिस कारण से जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। सिंपल वर्डिंग में अगर हम बात करें कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है तो जिससे जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे हमें देखने में लगेगा कि लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं होते। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की। ऐसा क्यों होता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ज़मीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा लोगों ने क्या किया, एक ज़मीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जिससे यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक लैंड है, ज़मीन है, इसमें 4 लोग हैं जो काम कर सकते हैं। मान लेते हैं एक फैमिली के अंदर टोटल 6 पर्सन है, टोटल 6 मेंबर हैं, 6 की 6 क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर का काम कर रही हैं। तो ज़रूरत कितने की है? 4 की। कर कितने रहे हैं? 6। तो 2 लोग के यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर इन 2 लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो जो काम है तब भी कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। तो जो ये 2 लोग हैं देखने में तो लग रहा है काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। अगर ये 2 लोग कहीं और काम करते तो वहाँ से क्या होता है? पैसे कमाते ये, लेकिन अब ये कहीं और काम नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम कर रही है, जिस कारण से जो बैकवर्डनेस है और जो पॉवर्टी है वो आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हम जानते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती है? रेनफॉल के ऊपर। जो रेनफॉल होती है वो अनसर्टेन होती है, यानी बारिश कब हो कब ना हो इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है, अनसर्टेन होती है, जिस कारण से जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो भी क्या होता है? हाईली अनसर्टेन हो जाते हैं। अगर बारिश अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी।
जिस कारण से क्या होता है कि जो वोलाटाइल फार्म आउटपुट होते हैं ना, उससे वोलाटाइल फार्म इनकम मिलती है फिर फार्मर्स को। मतलब क्या इसका, यहाँ पे जो खेती का उत्पादन है जिसे हम फार्म आउटपुट बोलते हैं, अगर फार्म आउटपुट क्या होता है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, यानी कि बार बार चेंज होते रहते हैं। तो जब फार्म आउटपुट यानी कि जो खेती का उत्पादन है कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इससे जो किसान की आमदनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्म इनकम बोलते हैं, वो भी क्या होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। उनमें उतार चढ़ाव जो आते रहेंगे। जब फार्म आउटपुट कभी अप डाउन जा रहा है, कभी उसी के साथ फार्म इनकम अप डाउन जा रही है, तो जिससे जो ग्रोथ रेट होती है ना, ग्रोथ जो प्रोसेस होता है वो भी स्टेबल नहीं रह सकता। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई चीज़ ना आए। तो जब किसान की फसलों का उत्पादन कभी कम ज़्यादा हो रहा है, उसी के हिसाब से जो किसान की इनकम है वो कम ज़्यादा हो रही है, तो फिर जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्टेबल कैसे रह सकती है। तो जो ग्रोथ प्रोसेस होगी उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि जो किसान होता है वो सिर्फ अपने घर के खाने के लिए खेती करता है, सिर्फ वो अपने जितना उसका गुजारा हो जाए उतना ही वो खेती बाड़ी करेगा। उसको कोई लालच नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी करे, उसे बाजार में जाके बेचे और कमाई करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपनी फैमिली का अपना पेट भरने के लिए खेती करता है, तो उससे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये जो फार्मर का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो सिक्योर करना होता है सब्सिस्टेंस अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो ये एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे कमर्शियल नहीं किया जाता फार्मिंग को। कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि इसमें वो फसलें नहीं उगाता जिसे बाजार में बेच के वो पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। कमर्शियल नेचर की नहीं फार्मिंग करता, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस करता है, अपने गुजारे के लिए करता है, अपने घर परिवार के लिए करता है। जब फार्मर ने सिर्फ अपने लिए ही फार्मिंग की है, ही पेट भरने के लिए उसने उन फसलों का उत्पादन किया है, तो उसे बाजार में बेचने के लिए कुछ सरप्लस तो बचा ही नहीं है। जो उसने खेत के अंदर उगाया वो उसने अपने आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए यूज कर लिया। तो ना ही तो उसने बाजार में बेचा फसल को और ना वहां से कुछ वो कमा पाया, जिससे वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा। इससे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ जाएगा, क्योंकि जब किसान इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अच्छी क्वालिटी के बीज यूज नहीं कर पाता, मशीनें यूज नहीं कर पाता, अच्छे फर्टिलाइजर नहीं ले पाता, तो जिससे क्या होता है उसकी जो खेती बाड़ी होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न इनपुट जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, ये फार्मर अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर पाता, क्योंकि जो ज़्यादातर किसान है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में पुअर है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीब होने के कारण वो मॉडर्न इनपुट को जो यूज़ नहीं कर पाते। जब मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं किए जाते खेती बाड़ी के लिए, तो जिससे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिस कारण से एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आती है स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग का मतलब क्या है कि किसान के पास जो जमीन है वो बहुत कम है, छोटा हिस्सा है उसके हाथ में। यानी कि एक किसान जो छोटा किसान है उसके पास कल्टीवेशन के लिए जो जमीन है वो बहुत कम है। तो जब स्मॉल होल्डिंग होती है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस यानी कि दिक्कतें पैदा करती है ग्रोथ में। दो तरीके से दिक्कत आती है। पहली कि जो मैकेनाइजेशन होती है फार्मिंग की वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, यानी कि मशीन का यूज़ नहीं कर पाता। एक छोटा किसान है वो मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाता। ज़मीन छोटी है जिससे ट्रैक्टर या बड़े टूल्स होते हैं वो चला नहीं पाते। ज़्यादातर जो किसान होते हैं ना वो क्या करते हैं, फार्मिंग को एज ए सब्सिस्टेंस मानते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए। यानी कि किसान क्या करते हैं, सिर्फ अपना अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्रॉप है जो प्रोडक्शन करते हैं, वो उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं करते जिनको मार्केट के अंदर सेल करके वो प्रॉफिट कमा पाएं। कि जहाँ पे जो किसान होते हैं ना खेती को अपना बिजनेस नहीं मानते, वो अपना गुजारा समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैंडलॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो टीनेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ज़्यादातर एरियाज होते हैं ना जो कल्टीवेट किए जाते हैं वो टीनेंट द्वारा किए जाते हैं। टीनेंट जो होते हैं वो ओनर नहीं होता, यानी कि वो जैसे होता है ना कि ठेके पे ज़मीन लेकर के काम करना, उसे हम बोलते हैं टीनेंट।
जमीन का मालिक कोई और है और जमीन के ऊपर खेती बाड़ी का काम करने वाला पर्सन कोई और है। तो जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, जो टेनेंट होता है जिसने किराए पे ज़मीन ली होती है, ठेके पे ज़मीन ली होती है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो टेनेंट होता है वो ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है, किसानी कर रहा है वो। तो जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ऑनर होता है, वो क्या करते हैं, बल्क ऑफ द रिवेन्यू, यानी कि जो फसल को बेच के जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे में से ज़्यादा हिस्सा कौन ले जाता है, लैंडलॉर्ड ले जाता है, यानी कि जो ज़मीन का मालिक होता है वो ले जाता है। जो टेनेंट होता है उसके पास बहुत कम हिस्सा बचता है, टेनेंट होते हैं उसके पास बहुत ही कम हिस्सा बचता है पैसे का। टेनेंट के पास बहुत कम पैसा बचा तो आगे वो कैसे फर्दर इन्वेस्टमेंट करके नए नए इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करके खेती बाड़ी को और बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता वो, जिससे क्या होती है फिर एग्रीकल्चर स्टैग्नेट की तरफ चली जाती है, बैकवर्ड की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट होता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर किसान हैं वो स्मॉल इन साइज है, यानी कि उनके पास जो ज़मीन है ना वो बहुत कम है और ज़्यादातर क्या है, गरीब हैं। वो पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। वो जो नए नए तरीके होते हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज़ नहीं कर पाते। किसान अपनी खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, बैल का यूज़ करते हैं या फिर हाथों से काम करते हैं। वो ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर को यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, जो खेती का उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो कम होता है। जब प्रोडक्टिविटी ही कम होगी तो फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है जो नहीं हो पाएगा। कैसे ये फीचर्स ही हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर की जो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है हमारा बिल्कुल ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है। जब एक सिग्निफिकेंट सेक्टर इकोनॉमी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल बुरे तरीके से पिछड़ा हुआ हो जाएगा, तो जिससे जो पूरी होल इकोनॉमी है वो भी हमें बैकवर्ड ही नजर आएगी। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट आते हैं लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई के जो साधन है वो सिंचाई के साधन है जो परमानेंट सोर्स नहीं है। जैसे कि परमानेंट नाले नदियां नहीं बना के दिए गए जिससे किसान आसानी से लगातार जो अपने खेतों की सिंचाई करें। ज़्यादातर जो क्रॉप फार्मिंग होती है इंडिया के अंदर वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि जब बारिश होगी तब ही खेतों को बढ़िया तरीके से पानी मिलेगा। यहाँ पे परमानेंट सोर्स हैं जो वो इरिगेशन के नहीं पाए गए। जो इंडियन एग्रीकल्चर है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होने के कारण बिल्कुल ही एक्सट्रीमली वनरेबल हो चुका है। यानी कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। अगर जो रेनफॉल है ज़रूरत से ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तो उससे फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी कि जो हमारी फसलें हैं, खेती बाड़ी है, वो सुरक्षित नहीं है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी है, अगर बारिश अच्छी ना हुई तो फसल नुकसान में जाएगी। तो अगर एग्रीकल्चर आउटपुट में स्टेबिलिटी करनी है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन दिए जाएं। परमानेंट जो मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या रहेंगे, जैसे नहर दी जाए जिसे हम कनाल बोलते हैं, ट्यूबवेल होने चाहिए, बोरवेल होने चाहिए, रिवर या फिर डैम से पानी है जो वो प्रोवाइड कराना चाहिए एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कि पैसे की क्या रहती है, कमी रहती है। एग्रीकल्चर करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है और फाइनेंस ज़रूरत के हिसाब से मुहैया नहीं हो पाता, जिस कारण से जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड में चल जाती है। ज़्यादातर जो किसान होते हैं स्मॉल फार्मर्स होते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिलता। वो कहाँ से लोन लेते हैं, महाजन से, मनी लेंडर से और लैंडलॉर्ड से लेते हैं। और जो ये महाजन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जितना बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होते हैं, जो फाइनेंस मिलता है बैंकिंग से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो बहुत ही स्कार्स होता है। यानी कि जितने किसानों को ज़रूरत होती है ना
उस ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही कम पैसा उन्हें मिलता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से। फाइनेंस की कमी होने के कारण ही जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। जो उधारा लिया जाता है पैसा, जैसे यहाँ पे महाजन से जो उधारा पैसा लिया है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हाई है, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स होती है वो हाई होने के कारण जो एक किसान होता है वो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी का दुष्चक्र होता है ना, उसमें फंस के रह जाता है। क्योंकि किसान को पैसा चाहिए, उसने महाजन से उधारा लिया, महाजन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज कर ली, जिससे किसान अब फसल को बेच के जो पैसा आएगा वो उस पैसे से वो कर्ज चुकाएगा। किसान फिर वहीं का वहीं क्या रहेगा, गरीबी रह गया। तो क्या कर रहा है वो, पॉवर्टी के एक विशियस सर्कल के अंदर है जो फंस के रह जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनल आउटलुक, मतलब कि जो यहाँ किसानी है ना, अभी भी किसानी कैसे की जा रही है किसानों द्वारा, पुराने तौर तरीकों से की जा रही है। वो नए नए तरीके जो अपना नहीं रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, नई नई फार्म टेक्नोलॉजी, फार्म मैनेजमेंट आने के बावजूद भी जो इंडियन किसान है ना, फिर भी वो पुराने तौर तरीकों से ही खेती बाड़ी करते हैं। उन्हें डर लगता है नए तरीकों से खेती बाड़ी को करने में, क्योंकि किसान अभी भी क्या कर रहे हैं, फार्मिंग को सिर्फ अपना सबसिस्टेंस मान रहे हैं, ना कि एक बिजनेस मानते। यानी कि किसानी सिर्फ किस लिए कर रहे हैं वो, कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। उन्हें बिजनेस के तौर तरीके से अपनी खेती बाड़ी नहीं करनी, यानी कि वो ऐसी फसलों का उत्पादन नहीं करते जिससे वो फसल को बाजार में बेच के कुछ प्रॉफिट कमा सकें। इस पर्पज से वो खेती बाड़ी नहीं करते, सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे उसे फूड सिक्योरिटी मिले, जिससे वो अपना आसानी से जो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। उन्हें उस क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं करना जिसे सेल करके वो हाई प्रॉफिट ले सके, क्योंकि जो ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें एक किसान उगा करके मार्केट के अंदर बेच के प्रॉफिट कमाए, तो ऐसी फसलों को अनसर्टेनिटी के ऊपर जो देखा जाता है कि इनमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है, वो रिस्क प्रोन है, जो नहीं बनता। रिस्क नहीं लेना, किसान क्या करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता। वो सोचते हैं कि अगर मैं कहीं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करूं तो कहीं वो नुकसान ना हो जाए, मेरी खेती बाड़ी नुकसान में चली जाए। अगर मैं ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करूं जिसे मार्केट के अंदर सेल करके मैं प्रॉफिट अर्न करूं, तो मार्केट अनसर्टेन होती है, तो कहीं मैं फिर नुकसान में ना चला जाऊं। इसलिए वो किसान सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करता है। नेक्स्ट आती है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। जो इंडिया के अंदर किसान होते हैं ना, उनके पास जमीन छोटे छोटे हिस्से होते हैं और वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। मतलब कि कोई जमीन का हिस्सा कहीं खरीद रखा है, कोई छोटी सी जमीन कहीं और खरीद रखी है। स्मॉल है और स्कैटर्ड होल्ड। स्मॉल मतलब कि छोटा हिस्सा है उनके पास जमीन का, स्कैटर्ड मतलब कि वो दूर दूर कहीं कहीं दूर दूर जगह पे जो उन्होंने खरीदी हुई है जमीन, जगह पे उनकी इकट्ठी जमीन नहीं है। तो जब एक किसान के पास जमीन है जो छोटी छोटी होती है और अलग अलग जगह पे फैली होती है, जिससे वो मशीन यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि मशीनें यूज़ करना उन्हें मुश्किल हो जाएगा और जो खेती का खर्चा है वो भी उनका बढ़ जाएगा। जमीन है जो स्कैटर्ड होने के कारण, दूर दूर होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो जिससे क्या होता है, फार्मिंग करना एक बैकवर्ड हो जाता है और फार्मर्स गरीब ही रह जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। एग्रेरियन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो ज़मीन से जो जुड़ा संबंध या रिश्ता जो होता है, जो किसान जमींदार जो होता है, मजदूर होते हैं, जो और भी सब लोग होते हैं जिनके बीच में खेती को लेकर के कुछ रिलेशन जुड़े होते हैं। यानी कि एग्रेरियन रिलेशनशिप का मतलब होता है बिजनेस रिलेशनशिप होना लैंडलॉर्ड और उसके टेनेंट के बीच में। यानी कि जो ज़मीन का मालिक है लैंडलॉर्ड है, और जो उस ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, टेनेंट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अबसेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं। अबसेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है कि वो खुद अपनी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी का काम नहीं करते, वो अपनी ज़मीन पर रहते नहीं है और कभी कभार अपनी ज़मीन में जो जाते हैं, खेत को देखने जाते हैं। ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी का काम होता है वो जो दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेनेंट बोलते हैं। कि हम जो देते हैं ठेके पे, जिसे हम कहते हैं कि ठेके पे ज़मीन दे रखी है। तो लैंडलॉर्ड होता है वो क्या करते हैं, रेंटल इनकम लेते हैं। रेंटल इनकम का मतलब क्या है कि उस लैंडलॉर्ड ने
यानी कि जो ज़मीन का मालिक है उसने अपनी ज़मीन किसी दूसरे पर्सन को ठेके पे दे दी, जिसे क्या बोलते हैं हम, टेनेंट बोलते हैं। टेनेंट को उसने ठेके पे दे दी तो बदले में क्या लेता है, उससे रेंटल इनकम लेता है, यानी कि ठेका लेता है। तो जो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है वो क्या करता है, हाई रेंट चार्ज करता है, ज़मीन का जो ठेका क्या करता है वो ज़्यादा लेता है। जब टेनेंट ने खेती बाड़ी की, उस खेती को बेच के जो उसे पैसा मिला, उस पैसे का ज़्यादा हिस्सा किसके पास चला गया, जो लैंडलॉर्ड था उसके पास चला गया। तो जो टेनेंट था जिसने एक्चुअल में उस ज़मीन के ऊपर काम किया था, खेती बाड़ी की थी, उसके पास बहुत कम पैसा रह जाता है आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर फर्दर ज़मीन क्या रह जाती है, सिर्फ एक सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस बन के रह जाती है, यानी कि सिर्फ अपने जीविका का साधन बन के रह जाती है। सिर्फ वो अपने ही फैमिली के लिए, खुद के लिए ही है जो वो फसलों को उगाता और यूज़ करता है। वो आगे फर्दर अपनी जो फसल होती है उसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमा पाता। उसके लिए जो खेती बाड़ी होती है वो बिजनेस प्रॉफिट का सोर्स नहीं रहती। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। जो मार्केटिंग सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर किसान है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं। वो अपना आउटपुट जो होता है उसे लोकल मार्केट के अंदर बेचते हैं कम रेट के ऊपर, यानी कि सस्ते रेट में है वो अपने लोकल मार्केट में अपने आउटपुट को बेचने के लिए मजबूर रहते हैं। किसान मजबूर होते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए उन महाजन और उन मनी लेंडर को जिनसे उसने उधारा पैसा लिया होता है, क्योंकि किसान को पैसे की ज़रूरत होती है। तो किसान किससे पैसा उधार लेता है, महाजन से या फिर मनी लेंडर से। तो फिर जो उनकी खेती बाड़ी होती है, जो फसल होती है, वो किससे बेचते हैं, इन्हीं को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो ये लोग होते हैं बिल्कुल ही कम रेट पे जिनकी ज़मीनों की, यानी कि जो फसल होती है उसको खरीदते हैं। जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक। प्रोडक्शन करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम रहती है। और अच्छी मार्केटिंग ना होने के कारण जो छोटे होल्डर्स होते हैं, जो ज़मीन के छोटे किसान होते हैं, जो उन्हें रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिल पाता। रेम्युनरेटिव प्राइस का मतलब होता है, रेम्युनरेटिव प्राइस ऐसा प्राइस होता है जिससे किसान अपनी फसल जो उसको उगाने के लिए जो खर्चा आया था ना, वो खर्चा निकालने के बाद भी उसको कुछ मुनाफा हो जाए, उसे हम रेम्युनरेटिव प्राइस बोलते हैं। यानी कि जो किसान ने मेहनत की है और जो उसके खर्चे हुए हैं उनका वो पूरा उनका खर्चा हो गया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा जो प्रॉफिट बचता है उसे हम रेम्युनरेटिव प्राइस कहेंगे। कि जो उनके क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स का इतना उनको प्राइस मिल जाए कि किसान का जितना खर्चा है वो खर्चा ही पूरा हो जाए और बाद में उसे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बच जाए। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं उन्हें रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, जिस कारण से जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड और लो है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।